आज का जो है वो गेट 2010 के आए हुए मैथमेटिकल फिजिक्स के सारे क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट जल्दी क्लियर होते हैं। इसमें हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम सेव करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर एन एंटीसिमेट्रिक टेंसर Pij with indices I and j running from 1 to 5. The number of independent component of the tensor is 3, 10, 9 and 6। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एंटीसिमेट्रिक टेंसर है Pij जिसकी इंडिसेस हैं I and j जिनकी वैल्यू 1 to 5 है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द टेंसर, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ कंपोनेंट, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द टेंसर की, इस टेंसर के कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द टेंसर। इसका फॉर्मूला होगा द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट component of the tensor, component of tensor। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n स्क्वायर माइनस n। इस फॉर्मूले से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हैं। तो n की वैल्यू यहाँ से 1 to 5 मतलब 5 है, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 रख के सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा 1/2 5 का स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 5, ये आ जाएगा 1 माइनस 5। 25 में 5 गया 20 का 2 करेंगे हाफ तो 10 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इंडिपेंडेंट कंपोनेंट आ जाएगा 10। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। इसमें क्या है, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए कॉपी में, इसको लर्न कर लीजिए कि जब भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट किसी टेंसर में पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ई स्क्वायर साइन z अपॉन z स्क्वायर dz वेयर द कंटूर c इज द यूनिट सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल का मतलब जिसकी रेडियस 1 होगी। मॉड z माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इसमें हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखो शुरू करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। देखिए पहले z माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, z यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आई वाई, क्योंकि x के साथ चला जाएगा ये, तो ये जो सेंटर निकल के आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप का ये सर्कल की इक्वेशन आएगी। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा वो 2,0 हो जाएगा और रेडियस जो हो जाएगा वो 1 आ जाएगी। मतलब ये सेंटर आ गया, ये हमें इससे पता चल गया। z माइनस 2 दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, ये रेडियस हो गई क्योंकि a स्क्वायर होता है इस तरफ, तो ये रेडियस की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये मान लो एक्स वाई एक्सिस है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2,0 ये हो गया 2,0 सेंटर इसका, ठीक है। सेंटर ये हो गया और रेडियस 1 हो गई। तो जो सर्कल जाएगा वो लगभग इस टाइप का जाएगा, सॉरी यहाँ तक, ये इस टाइप का सर्कल होगा। अब हमारा सर्कल आ गया। अब हम लोग देखेंगे जो हमको इंटीग्रल दिया गया है उससे। हमें इंटीग्रल दिया गया ई स्क्वायर साइन z अपॉन जेड स्क्वायर, क्लोज्ड इंटीग्रल ई स्क्वायर साइन z अपॉन जेड स्क्वायर। ई स्क्वायर साइन z अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। तो ये हमारा इंटीग्रल गिवन है। यहाँ पे अगर z इक्वल टू 0, ठीक है, z इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। z इक्वल टू 0 ये होगा।
तो ये देखो इस सर्कल के बाहर है, मतलब इस कंटूर के बाहर लाई करता है, तो इसका रेसिड्यू क्या आएगा, इसके करस्पॉन्ड 0। रेसिड्यू क्या आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि वो कंटूर के बाहर है, तो रेसिड्यू आ गया 0। अब जब रेसिड्यू 0 आ गया तो रेसिड्यू थ्योरम क्या बोलती है, किसी इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है फिर 2πi सम ऑफ रेसिड्यू, तो रेसिड्यू आ गया 0, तो ओवरऑल वैल्यू हो गई 0 इंटीग्रल की। ठीक है, एफ जेड डी जेड क्या होता है किसी कंटूर के लॉन्ग 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, तो रेसिड्यू 0 आ गया क्योंकि ये कंटूर के बाहर लाई कर रहा था, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। The eigenvalue of the matrix given है 2 3 0 3 2 0 0 0 1 आर, मतलब इस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यू बतानी है। तो एक तो होता है a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, लेमडा की वैल्यू वहां से आ जाएगी, लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा जो एग्जाम में फॉलो ना करना चाहिए। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग ट्रिक अप्लाई करते हैं इसको करने के लिए। ये आपको ट्रिक, आपको शायद प्रॉपर्टी है जिसको ट्रिक बोलते हैं लोग। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू के इक्वल, दैट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, ये ट्रेस है, ये 3 है, इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यू। ये सम ऑफ आइगन वैल्यूज है, ये इक्वल होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। ठीक है, और दूसरा होता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो सम होता है आइगन वैल्यूज का वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। इससे हम लोग, अब देखो जो आइगन वैल्यू होनी चाहिए उनका सम कितना होना चाहिए, ट्रेस निकाल के देख लो। तो ट्रेस निकालोगे तो ट्रेस होता है ये डायगोनल टर्म का सम, 2 2 प्लस 1 5 आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ट्रेस आ गया 5, मतलब जो भी हमारी आइगन वैल्यू होंगी उनका सम कितना होगा 5 होगा। तो ऐसा 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का 5, एक ऑप्शन ए हो गया, इससे नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचा सी, ठीक है, ए और सी बचे। इस प्रॉपर्टी से हमने जब देखा तो ये अब 2 ऑप्शन बचे, 2 एलिमिनेट हो गए। अब थर्ड देखो सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लो, तो प्रोडक्ट के इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालोगे तो 2, ये छोड़ा ये छोड़ा, 2 1 जा 2 और ये वाला तो 0, तो 2 2 जा 4। इसका आप डिटर्मिनेंट अपने आप भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ 4 -3। ठीक है, ये लिया -3, ये 0, 3 1 जा 3, तो ये आ गया 3 3 3 जा 9, 9 में 4 गया -5, मतलब जो प्रोडक्ट आना चाहिए आइगन वैल्यूज का वो किसके इक्वल आना चाहिए -5 के, तो इसमें तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट, इसमें आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। देखा ये ट्रिक, इसमें ये ट्रिक क्या है, प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है तथा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, जिसका यूज करके आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन 3, एक्स माइनस 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एफ एक्स। ये फंक्शन डिफाइन किया गया है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है,
आप आराम से गेट 2010 में अगर एग्ज़ाम दिए होते तो सारे क्वेश्चन हमें लगता है कर लेते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के। तो देखो, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। अगर किसी फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं एल ऑफ एफ एक्स, तो वो डिफाइन होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर एफ एस एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। जब ये डेफिनेशन आप फॉलो करोगे तो इससे आप फाइंड आउट कर लोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये dx होगा, यहाँ पे लिमिट dx की लगती है शायद, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, ये dx होगा। तो ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। तो हम क्या करेंगे, हमें इस फंक्शन का निकालना है। तो फंक्शन, अब इस फंक्शन में झोल क्या है कि इसमें लिमिट 0 से जब 3 तक होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, और जब 3 से इन्फिनाइट तक जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू x-3 होगी। तो इसमें फंक्शन को ब्रेक करेंगे लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं, ज़ीरो टू 3 तक एक एफ एक्स F1 मान लिया, F1 x ई की पावर माइनस एस एक्स डी एक्स कर लिया, प्लस 3 टू इन्फिनिटी। अब जब लिमिट होगी तो F2x ई की पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। अब वैल्यू, इधर फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है 0 से 3 के केस में, तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, प्लस 3 टू इन्फिनिटी F2 की वैल्यू x-3 गिवन है यहाँ पे, ठीक है, e की पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो इंटीग्रल बाई पार्ट से हम लोग इसको बहुत आराम से कर लेंगे। तो इंटीग्रल बाई पार्ट से जब करेंगे तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऐसे ही x-3 को फर्स्ट टर्म मान लिया, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो इसका e की पावर माइनस एस एक्स का ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर दो 3 टू इन्फिनिटी, फिर माइनस इंटीग्रल लिमिट 3 टू इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज x-3 का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस एक्स बाई माइनस एस डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने पे हमको वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/s आ जाएगा बाहर, और यहाँ जब लिमिट अप्लाई करोगे देखो ये इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब 3 अप्लाई करोगे तो 3 - 3 0, तब भी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करने पे ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/s बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर एस एक्स का हो जाएगा ई की पावर माइनस एस एक्स अपॉन एस, और लिमिट अप्लाई करो 3 टू इन्फिनिटी। तो ये जब सॉल्व करोगे तो 1/s आ गया बाहर, फिर इसका करोगे तो ई की पावर माइनस एस एक्स अपॉन माइनस एस, और फिर से लिमिट अप्लाई कर दो 3 टू इन्फिनिटी। तो इसको जब अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/s स्क्वायर। अब देखो माइनस बाहर ले लो, जब लिमिट अप्लाई करोगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया, माइनस ई की पावर माइनस 3s हो गया, ये होता है 0, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो माइनस माइनस प्लस 1/s स्क्वायर ई की पावर माइनस 3s। अब इसको तुम ले जाओ ऊपर, किसको, एस स्क्वायर को। तो जब एस स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा s की पावर -2 ई की पावर -3s,
ये आ गया आंसर लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन फंक्शन का s की पावर -2 e की पावर -3s। देखो शुरू से ये वाला आंसर आ गया डी नंबर, आंसर हो गया डी नंबर। एक बार फिर से देखो, ये लिमिट हमको गिवन थी 0, अगर x लेस देन 3 था तो 0 फंक्शन की वैल्यू, और x 3 से ज़्यादा था या 3 था तो x से -3 हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -sx fx dx। तो ये जब कर लिया हमने, फंक्शन को लिख दिया 0 से इन्फिनिटी f1 मतलब 0 वाला e की पावर -sx dx, और 3 से इन्फिनिटी f2 e की पावर -sx dx। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x -3 वो पुट कर दिया हमने। अभी ये इंटीग्रल बाई पार्ट से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इंटीग्रल बाई पार्ट में फर्स्ट टर्म ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो उसमें क्या किया, ये टर्म जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/s को बाहर ले लिया, e की पावर -sx dx बचा। तो जब इसका इंटीग्रेशन किया e की पावर -sx बाई -x 3 टू इन्फिनिटी, लिमिट ये बाहर ले लिया तो -1/s²। जब लिमिट अप्लाई की e की पावर -इन्फिनिटी e की पावर -3s हो गया, ये टर्म 0 हो जाएगा e की पावर -इन्फिनिटी, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1/s² e की पावर -3s हो गया। इसको ऊपर ले गया, स्क्वायर माइनस में हो गया e की पावर -3s, तो ये आ गया आंसर। अभी देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे आपका इसमें गेट 2010 में मैथमेटिकल से। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y इक्वल टू d2y बाई dt स्क्वायर माइनस y2 cos हाइपरबोलिक t सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशन y इक्वल टू 0 एंड dy बाई dt t इक्वल टू 0 इज। मतलब आपको सोल्यूशन बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो देखो क्योंकि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो इसमें CF भी निकालना पड़ेगा, PI भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकाल के ऐड कर देंगे तो हमको गिवन आंसर मिल जाएगा, और कोई चांस है नहीं इसको सॉल्व करने का। तो CF निकालने के लिए तो सिंपल है, ये m² हो जाएगा, -1 कर दो इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू +-1। देखिए करके दिखाता हूँ। CF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CF निकालने के लिए इक्वेशन थी d2y बाई dt² माइनस y, तो मतलब m² -1, m² इक्वल टू 0, m² इक्वल टू 1, m इक्वल टू +-1 +-1, तो CF आ जाएगा C1 e की पावर x के टर्म में है तो x, C2 e की पावर -x। तो CF तो हमारा फाइंड आउट हो गया बहुत इजीली। मेन दिक्कत होगी PI निकालने में। अब चूंकि ये t के टर्म में गिवन है तो यहाँ पे t कर लीजिए, सॉरी मैंने x के टर्म में सोचा था तो x लिख दिया। आप t के टर्म में है तो यहाँ t कर लीजिए, e की पावर t e की पावर -t। ठीक है, अब PI निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन एक बार फिर से देख लो, d2y बाई dx 2 cos हाइपरबोलिक t, तो ये d² -1 को नीचे ले जाओ और फिर फंक्शन PI निकालने के लिए PI निकालेंगे तो PI के लिए 1/d² -1, और यहाँ पे फंक्शन क्या था, cos हाइपरबोलिक, क्या गिवन था 2 cos हाइपरबोलिक t, 2 cos हाइपरबोलिक t। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक t, बगल में लिख दो ये 2 cos हाइपरबोलिक t, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि cos हाइपरबोलिक t का तो फाइंड आउट करने का कोई है नहीं, तो इसको चेंज करो पहले एक्सपोनेंशियल में, तो d² -1 2 e की पावर t प्लस e की पावर -t अपॉन 2, ये cos हाइपरबोलिक की वैल्यू है, इसको अपन
तो ये 2 से 2 कट गया पहली बात तो अभी ये बन गया, अलग अलग कर लो। अब जब इसको अलग अलग करेंगे तो 1/d² माइनस 1 e की पावर t माइनस प्लस 1/d² माइनस 1 e की पावर माइनस t। अभी हमारा ये आ गया। अब इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे पी के लिए और फिर ऐड कर देंगे बहुत सिंपली, ठीक है, क्योंकि हमने अब इनको अलग अलग कर लिया है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये होती है इसमें कि जब पी निकालेंगे तो पी निकालने में एक ये होता है कंसेप्शन कि जब पी निकालते हैं तो जब अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कराते हैं जब ज़ीरो ना बने, तो अभी देखो यहाँ पे अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करा दें ई की पावर टी का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट नहीं पुट करा सकते हैं। पी निकालने का फॉर्मूला पता है ना, ई की पावर AX के टर्म में जब 1/FD होता है 1/FD होता है और यहाँ ई की पावर AX होता है, तो पी निकालते हैं तो आ जाता है 1/FA ई की पावर AX, ठीक है। लेकिन अगर इफ f इक्वल टू 0 तो हम लोग ये नहीं फॉलो करते, तब हम लोग पी निकालते हैं। तब इसको सॉल्व करने की ट्रिक होती है FD ई की पावर AX को सॉल्व करते हैं x इंटू 1/FA, ये डैश होता है, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, और e की पावर AX, तो इससे अप्लाई करो तुरंत दोनों का निकाल लो f है। अब देखो एक बार अगर यहाँ 1 कर रहे थे 1 - 1 0 बन रहा था दोनों में, जब -1 रखो तब भी, लेकिन अभी एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी एक को सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट का तुम खुद कर लेना। देखो तो 1/d² माइनस 1 ई की पावर टी का करके दिखाता हूँ, तो वो टी कर दो, इसका करोगे 2d हो जाएगा, ई की पावर टी हो जाएगा यहाँ पे, ये डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब टी की वैल्यू कर दो यहाँ पे, डी की जगह 1, तो ये हो जाएगा टी ई की पावर टी बाई 2, ये आ गया। अब ऐसे 1/d² प्लस 1 के लिए निकाल लो ई की पावर माइनस टी के टर्म में, ये d² -1 था ना, -1 है यहाँ पे, सॉरी ये प्लस नहीं -1 है, एक बार चेक कर लो, d² -1 है ई की पावर माइनस टी के केस में। तो जब इस केस में निकालोगे तो ये हो जाएगा t 1/2d ई की पावर माइनस टी। अब जब -1 डी की जगह रखोगे तो ये हो जाएगा -t ई की पावर माइनस टी बाई 2। अब दोनों को सम कर लो, CF प्लस PI, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू क्या होता है CF प्लस PI, PI हम दोनों का ये दोनों सम है, ये टर्म प्लस ये टर्म हो गया PI, और CF क्या था e की पावर t प्लस C1 e की पावर t माइनस C प्लस C2 e की पावर माइनस t। CF हम लोगों ने निकाल रखा था, CF क्या था ये देखो, CF हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर माइनस t, तो CF प्लस PI हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। लिखते हैं नीचे, ये आ गया y की वैल्यू C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर माइनस t प्लस t e की पावर माइनस t बाई 2 माइनस t e की पावर माइनस t बाई 2, शायद यही था ना, दोनों टर्म देख लो कुछ गलत ना, नहीं प्लस t होगा यहाँ पे, ये प्लस t है, ये प्लस t है, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन। अभी दिक्कत इसमें क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि हमें C1 C2 ना चाहिए, आंसर में कोफिशिएंट नहीं दिए गए हैं C1 C2, तो उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई है y इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है
एंड ये दोनों कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। y इक्वल टू 0 पे 0 है और dy बाई डी टी भी 0 दिया गया है t इक्वल टू 0 पे। dy बाई डी टी की वैल्यू गिवन है y इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे गिवन है कितनी 0। तो इन दोनों क्वेश्चंस को जब हम करेंगे अप्लाई, इन दोनों को जब अप्लाई करोगे तो हमें C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी। टी इक्वल टू 0 पे ये दोनों 0 दिए गए हैं तो y हमने निकाल लिया। तो जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से तुम्हें फाइंड आउट हो जाएगा C1 प्लस C2। जब y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये देखो 0 हो जाएंगे, इस पे 0 पुट करो 1, इस पे t को 0 पुट करो 0, t की वैल्यू यहाँ 0 रखी है ना तो 0 पुट करो 0 0 0, ये दोनों टर्म 0 हो गए। यहाँ C1 प्लस C2 तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 पे C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सॉरी। अभी सेकंड इक्वेशन कंडीशन अप्लाई करो जिससे हमें C1 C2 की वैल्यू फाइंड हो, dy बाई डी टी की वैल्यू पुट कराओ। तो जब सेकंड वाली dy बाई डी टी 0 के इक्वल पुट करोगे तो dy बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी, dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई तुम्हारी, एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो इसको, C1 e की पावर t, ठीक है, माइनस C2 e की पावर माइनस t आ जाएगी। फिर आ जाएगा t बाई 2 e की पावर t, t बाई 2 e की पावर, डिफरेंशिएशन आप खुद करके देख सकते हैं, t बाई 2 e की पावर t का 1 हो जाएगा तो e बाई t बचेगा, तो 1 बाई 2 e की पावर t हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड से किया है, ठीक है, ये आ गया। फिर से t बचेगा e की पावर माइनस t बाई 2 बचेगा, फिर माइनस बचेगा e की पावर माइनस t बाई 2। इसको 0 के इक्वल पुट करा देंगे जो गिवन है। तो यहाँ से जब इसको 0 के इक्वल पुट कराओगे तो करके देख लेना, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ ये आ जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लो, C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, हैंस C1 इक्वल टू 0 एंड C2 इक्वल टू 0। ये दोनों आगे, अब C1 C2 0 आ रहे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, C1 C2 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू टी की पावर, ये आ गया PI ही आ गया इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन आ गया y इक्वल टू टी ई की पावर t बाई 2 माइनस टी ई की पावर माइनस t बाई 2। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, ठीक है, इजी था, अगर फ्लो में करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो CF निकाला, PI निकाला, कंडीशन पे वैल्यू पुट कराई तो कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई, कोफिशिएंट की वैल्यू पुट की जो 0 थी तो C1 ये PI वाली वैल्यू ये y की वैल्यू थी। अब आंसर देखें जल के कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो इसका ऑप्शन गिवन हो गया। अब देखो हमने ई के टर्म में कर लिया और यहाँ किसके टर्म में दिया गया है, साइन कॉस टेन के, ई के टर्म में दिया ही नहीं गया, तो कोई चिंता की बात नहीं है, फॉर्मूले हमको पता है। ये देखो इसमें कॉमन क्या है, टी बाई 2, टी कॉमन है तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कॉमन ले लो तो ये बचेगा e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t बाई 2। अब ये साइन हाइपरबोलिक t की वैल्यू है तो ये आ गया y t साइन हाइपरबोलिक t, ये ऑप्शन गिवन है। तो फॉर्मूला आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, t साइन हाइपरबोलिक t। ये देखो ये ऑप्शन डी। तो आज हमने देखे 2010 गेट के सभी क्वेश्चन, ठीक है, ये था गेट 2010 के सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स के। केवल लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था क्योंकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन में CF प्लस PI दोनों निकालने पड़े,
बाकी चारों क्वेश्चन इजी थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अल्टरनेट डेज में है अभी इस पे आती रहेगी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गेट 2011 का मैथमेटिकल फिजिक्स के पूरे क्वेश्चन करेंगे। अभी वेक्टर की सीरीज चल रही है जिसमें वेक्टर कैलकुलस हम लोग वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। वहाँ पे हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल और फंडामेंटल थ्योरम वेक्टर्स की कर रखी हैं। अभी उस पर एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में, मतलब कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल पोलर में कैसे चेंज करते हैं वो सब भी पढ़ रहे हैं। तो आप उस सीरीज़ को प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिकल फिजिक्स की वहाँ पे डिटेल लेक्चर सॉल्व एग्जाम्पल के साथ पढ़ सकते हैं। और इस वाली प्लेलिस्ट में, इस वाली सीरीज में हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स में गेट 2010 सॉल्व किया है, कल 2011 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।